हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी सीपीओ मल्टीटास्किंग और स्टेनोग्राफर तथा अन्य जितने भी परीक्षाएं रह गई सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस है फ्रेंड, और यहाँ से मैंने बिल्कुल अच्छे से इनको डिटेल में लिखा है। केवल 10 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे, केवल हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे आज की क्लास में। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत ही कम समय में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये जो भीमबेटका गुफा है यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ओडिशा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है। तो कहाँ पर है भीमबेटका गुफा? तो जो ये भीमबेटका गुफा है यह है मध्य प्रदेश में। ए आंसर इसका रहेगा, यह मध्य प्रदेश में है। और इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम देख लेते हैं। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं ये? भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। कहाँ? भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में। और यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अनुपम खजाना मतलब सबसे ही इम्पोर्टेंट खजाना है। यह भीमबेटका गुफा है, ये एक अनुपम खजाना है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये भीमबेटका गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। और जो ये कला का अनुपम खजाना है, ये भारत की जितनी भी कलाएं हैं उनका अनुपम खजाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इतने ज़्यादा अच्छे से सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। हर एक सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर हम करते हैं। तो इस चैनल से आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो इतिहास का आरंभिक काल होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल कहा जाता है, लघु पाषाण काल कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है, या फिर नव पाषाण काल कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है, लघु पाषाण काल कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है, नव पाषाण काल कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम कर लेते हैं। तो डिटेल क्या है इसकी? ये है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है एग्जाम में कि जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? जो लिखित साक्ष्य नहीं है किसी भी काल का तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता आती है इसके अंतर्गत? पाषाणकालीन। जितनी भी पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं सारी की सारी प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही आ जाती हैं। किसके अंदर आ जाती हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही तीनों पाषाणकालीन सभ्यता आ जाती हैं। और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, किसकी भिन्नता के आधार पर? उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन, संपूर्ण जो पूरा है पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख चरणों, कितने
तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से हैं वे तीन प्रमुख चरण हैं? ये पुरापाषाण है, मध्य पाषाण है और नवपाषाण काल है। कौन से पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण है और नवपाषाण काल है। ये तीन हैं, इसके अंदर आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल में पाषाणकालीन सभ्यता आ जाती है। और ये जो है पाषाणकालीन सभ्यता है, इसके हम तीन चरणों में इसको विभाजित करते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। केवल हिस्ट्री के ही क्वेश्चन यहाँ पर हमने नहीं रखे हैं, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफरेंट भी हैं। तो यहाँ पर हमने राजनीति से संबंधित यानी पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में। केवल 10 क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में भी करेंगे इन क्वेश्चंस को, ताकि इसमें से ही कोई क्वेश्चन और भी बन जाए। तो इससे रिलेशन जितने भी हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम सारे कवर करके चलेंगे। सारा बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो ये हड़प्पा है और जो ये मोहनजोदड़ो है, जो इसके जो खंडर हैं, ये कहाँ पर, किस नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रावी, सिंधु, व्यास और झेलम, सतलुज। तो ये पाए जाते हैं रावी और जो सिंधु हैं, ये दो नदियां हैं, रावी और सिंधु, इनके तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, इसके खंडर इनके तट पर पाए जाते हैं। और जब ये जो है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, ये दोनों के दोनों अब रिसेंटली प्रेजेंट में ये कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है प्रेजेंट में। और इन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित एक लोथल है जो कि हमारे भारत में है और जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हमने लिखी है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोनों अलग अलग हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। आई होप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? तो ये प्रेजेंट में पाकिस्तान देश में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी या फिसलन वाली थी या तंग और मैली थी या तंग और टेढ़ी थी? तो कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां? जो सिंधु घाटी थी उसकी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी? वो थी चौड़ी और सीधी। कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इस तरह से थी, समकोण आकृति में ऐसे रहती थी। उस टाइम की जो सड़कें थी बहुत अच्छे से चौड़ी और सीधी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो गलियां और चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की जो सड़कें हैं वह पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। पूर्व से पश्चिम जाती थी और उत्तर से दक्षिण जाती थी। और जो ये है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस तरह से बनती थी, एक दूसरे को समकोण पर ये काटती थी। तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी थी और चौड़ी थी ये सड़कें और समकोण में एक दूसरे को काटती थी। इस तरह की ये सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से इसको करते हैं। लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं? जो लोकतंत्र होता है उसके दो रूप कौन से होते हैं? एक संसदीय और अध्यक्षात्मक, या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या फिर राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, या फिर संसदीय और राजा। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं? लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं?
तो लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं? लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो ये बी आंसर रहेगा इसका। क्या आंसर रहेगा इसका? बी आंसर रहेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये हम आगे करते हैं डिटेल में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पर किया है 6 क्वेश्चन। तो पहले ये वाली देख लेते हैं डिटेल। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब प्रभुसत्तावन जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से जो जनता होती है वो शासन कार्य में भाग लेती है, नीति निर्धारण और कानून बनाती है। तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण करती है, तो उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बिल्कुल अच्छे से एक बार और से देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। जब प्रभुसत्ता जनता जब प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है और नीति निर्धारण और कानून बनाती है, नीति निर्धारण और कानून बनाती है, और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण करती है, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब प्रभुसत्तान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जो जनता है वह खुद प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से करती है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आई होप बहुत अच्छे से दोनों आपको समझ में आए होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जो जनता होती है वह अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने जो कार्य हैं वो करवाती है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या करते हैं, अपने द्वारा लोग जनता के द्वारा जो है शासन कार्य में भाग लिया जाता है और निर्धारण और कानून बनाती है, और प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण करती है। तो इस तरह का कार्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जो भारत का प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण क्या है? यह जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, या फिर नगर पंचायत है, या फिर क्षेत्र पंचायत है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमें उदाहरण बताना है, इनमें से क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर क्या हो गया? जिला पंचायत नहीं होगी, यहाँ ग्राम सभा आएगा। तो ये आंसर रहेगा बी, ग्राम सभा आएगा। भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है ग्राम सभा। जैसे कि जो गांव होते हैं, ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। जो ये ग्राम सभा होती है, जो सभा होती है, यानी बहुत सारे जो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के जो ग्राम के जो पंचायती व्यक्ति होते हैं उनके 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। और ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम यानी ग्राम मतलब गांव सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं, और अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है? उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यह उदाहरण है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ग्राम सभा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है। जो ग्राम सभा के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उसमें जो पंचायती लोग होते हैं जो 18 साल से कम ज़्यादा उम्र के होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं, वो मिलकर एक बैठक करते हैं, और उस बैठक में जितने भी गांव के निवासी होते हैं सभी भाग लेते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। केवल अपने 10 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे, और हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन बचे हैं, और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आता है एग्जाम में तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ।
और यहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर सरकार के रूप दे रखे हैं और यहाँ पर सिद्धांत दे रखे हैं। तो सरकार के रूप और सिद्धांतों को यहाँ पर मिलाना है हमें। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। यहाँ पर शक्ति विभाजन, शक्ति का संकेंद्रण और कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध और शक्ति का संकेंद्रण। तो यहाँ पर इनको मिलाना है हमें इससे। तो यहाँ पर जो आपको अच्छे से आता है सबसे पहले वही मिलान करके देखते हैं हम। सबसे पहले जो बिल्कुल अच्छे से आता है वही मिलान करते हैं हम। तो जो ए है अध्यक्षात्मक प्रणाली वो क्या है, और संसदीय प्रणाली क्या है, और हमारी संघीय प्रणाली क्या होती है, और एकात्मक प्रणाली क्या होती है। अगर इन प्रणालियों को अच्छे से आपका पता होगा इनके बारे में तो आप जल्दी से इनका मिलान कर दोगे। तो देख लेते हैं 7th का क्या आंसर रहेगा। इसमें यहाँ पर ये आंसर है तो पहले मिलान करके हमें देखना पड़ेगा। तो क्या आंसर रहेगा इसका, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है शक्ति का संकेंद्रीकरण। तो डी इसका रहेगा मिलान। तो फर्स्ट का हमारा रहेगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, डी रहेगा। अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है वो शक्ति का संकेंद्रण होती है। क्या होती है, शक्ति का संकेंद्रण होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली जो होती है वह शक्ति का संकेंद्रण होती है। और संसदीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, कार्य होता है, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। तो संसदीय प्रणाली में क्या आएगा, संसदीय प्रणाली में ये आएगा सी, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध इसका आएगा संसदीय प्रणाली का। और जो संघीय प्रणाली होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, संघीय प्रणाली होती है शक्ति विभाजन करना। संघीय प्रणाली क्या होती है, इसका आएगा आंसर ए, शक्ति का विभाजन करना संघीय प्रणाली है। जो संघ होते हैं जैसे हमारे राज्य हैं तो संघों में बटे हैं, इसी प्रकार से जो संघीय प्रणाली वो शक्ति का विभाजन करती है। और एकात्मक प्रणाली में क्या होता है, शक्ति का संकेंद्रण हो जाता है, यानी इकट्ठी हो जाती है पूरी शक्ति। तो शक्ति का संकेंद्रण हो जाता है एकात्मक प्रणाली में। तो ए का हमारा डी और बी का हमारा सी और ये जो 3 का हमारा ए और ये हमारा बी रहेगा। तो ये सी आंसर हमारा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन अलग अलग क्लियर हो गए हैं। अगर आपके पेपर में संघीय प्रणाली के बारे में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए संघीय प्रणाली में शक्ति का विभाजन हो जाता है और एकात्मक प्रणाली में शक्ति का संकेंद्रण हो जाता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली अगर पेपर में आ जाती है तो आपको बताना है शक्ति का संकेंद्रण होना। और यहाँ पर जो है संघीय प्रणाली है यह है शक्ति विभाजन होना। तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जोड़े बनाने हैं। हमें क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर ये संगठन दे रखा है और यहाँ पर मुख्यालय दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, संगठन दे रखा है और मुख्यालय दे रखा है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको पेपर में, तो इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। जो संगठन होता है और मुख्यालय होता है, जो संगठन है यहाँ पर क्या आएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यहाँ पर इसका मिलान करना है। तो क्या रहेंगे इसके मिलान, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का यहाँ पर जो है संबंध आएगा किससे, वियना और ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का किससे संबंध आएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ पर है, वियना और ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का रहेगा हमारा 5 रहेगा ए का। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास और संगठन कहाँ है, वियना, और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड्स। और खाद्य और कृषि संगठन कहाँ, ये किसके मिलान आएगा इसका, खाद्य और कृषि संगठन का आएगा रोम, इटली में। कहाँ पर है, रोम, इटली में है। और इसका संबंध आएगा 4th से। क्या आएगा इसका आंसर, 4th आएगा, रोम। खाद्य और कृषि संगठन आएगा रोम।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन का संबंध आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो एक सिंगल ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मिलान किससे होगा? ये जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है, यह पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। फिर भी हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, ये कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। ये कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, ये वियना ऑस्ट्रिया में है। औद्योगिक से ऑस्ट्रिया इस तरह से बन जाता है, लेकिन वियना आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और खाद्य और कृषि संगठन है, यह है हमारा रोम इटली में। कहाँ पर है? खाद्य और कृषि संगठन है रोम इटली में। और जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह है जिनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सिंगल क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है ये? पेरिस और फ्रांस में। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन एक साथ है। तो इसका ऑप्शन का आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा? ए का 5, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो डी आंसर इसका रहेगा। 9 क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो शब्द है यह है हमारा लिया गया ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? डेमोक्रेसी शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा से। तो यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है। कहाँ से? डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का है। और इसके 2 शब्दों से बना है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेटस। क्या? क्रेटोस। यहाँ पर डेमो और क्रेटोस 2 आएंगे। यहाँ पर डेमो और क्रेटोस। डेमो जो है इसका मतलब क्या होता है? पीपल, लोग। जो डेमो होता है इसका मतलब होता है पीपल और लोग। और जो ये होता है क्या? क्रेटोस जो होता है इसका मतलब होता है रूल और शासन, लोगों का शासन से मिलकर यह बना है डेमोक्रेसी। लोगों का शासन ऐसे मिलकर बना है। आगे चलते हैं। आदर्शवाद का जनक किसे कहते हैं? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये भी देख के जाना है और वीडियो को लाइक करके जाना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? आदर्शवाद का जनक प्लेटो को, और या फिर बर्कले को, या फिर हिगल को, या फिर ग्रीन को। तो क्या रहेगा? आदर्शवाद का जनक माना जाता है, इसका रहेगा प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। और इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। आदर्शवाद का जनक कहाँ का? यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक प्लेटो को मानते हैं। तो ये प्लेटो थे, ये दार्शनिक थे और क्या थे? राजनीतिक चिंतक थे। तो इनको हमें आदर्शवाद का जनक मानते हैं। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य का चित्रण किया है रिपब्लिक में। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और इस सिद्धांत का जो है चरमोत्कर्ष हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है। जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हीगल की विचारधारा है उसमें देखने को मिलता है। आई होप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आदर्शवाद का जनक किसे कहते हैं? प्लेटो को कहते हैं। क्या? किसको कहते हैं? प्लेटो को कहते हैं आदर्शवाद का जनक। ठीक है फ्रेंड्स, और उनकी पुस्तक है रिपब्लिक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको अच्छे से वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए हैं और इसी तरह से हम डेली डिटेल में करेंगे, लेकिन कम क्वेश्चन कर लेंगे बट अच्छे से करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, और कीप स्माइल
और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको और भी वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत अच्छे से मैंने वीडियो की जो है प्लेलिस्ट बना रखी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं लगा दूंगी। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको पढ़ना है, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एक 3 बजे क्लास होती है, एक अपनी 8 बजे क्लास होती है। बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस रहती हैं, 20 से 25 मिनट में हम कवर कर लेते हैं सारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।